हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी उपलब्धियां और अनुभव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। Yes, we are talking about our esteemed chief guest, Mr. Suraj, who is the founder of BrainFox Infotech and a highly respected name in the field of cybersecurity. हम दिल से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने कीमती समय से हमें कुछ पल दिए। It's an honor to have you with us today, sir. Your presence adds immense value to our event. I would like to call our Dean, Sir Mr. Vikas Misra, on the stage for the address. A big applause for him. यहाँ पर उपस्थित हमारे मेहमान और फैकल्टीज और बच्चों, IMT ग्रुप बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है और पढ़ाई लिखाई के अलावा उनके भीतर क्या प्रतिभा है उसको भी सामने लाने का काम करता है। और उसका ही उदाहरण था कि इस बच्ची ने इतना बढ़िया शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया, माँ शारदे की का जो है आह्वान किया, तो सरस्वती मैया की कृपा हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो अतिथि हैं वो आए और कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद आपके अमूल्य शब्दों के लिए। अब मैं हमारे मुख्य सामान्य अतिथि को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। Suraj Prajapati is a cybersecurity professional with over 5 years of experience in the field of cyber forensics, web development, and IT infrastructure. He is the founder of BrainFox Infotech, a company dedicated to cybersecurity solutions, and Unlistify, a fintech startup focused on the simplifying digital financial service with a deep understanding of digital safety, privacy, and ethical technology use. Suraj has led multiple awareness initiatives and training programs. तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे अतिथि का। So please join your hands together to welcome Mr. Suraj on the stage. Greetings everyone. First of all, I would like to express a special thanks to the IMT Group of College for providing me the opportunity to speak on this stage. Dear friends, myself Suraj Prajapati. I have over 5+ years experience in the IT, cybersecurity, digital forensics and website development. I also have started my 2 startups, BrainFox Infotech and Unlistify consultancies. And today we are here to discuss about an important topic which affects all of us at every single day. Digital ethics and privacy. तो प्राइवेसी आप सभी ने अक्सर सुना होगा। देखिए, प्राइवेसी होती है कि हमारा नाम, हमारी इंफॉर्मेशन और हमारा पर्सनल डाटा, वो डाटा हमारा फाइनेंशियल हो सकता है, हमारा बिहेवियर हो सकता है, हमारे पर्सनल फोटोज, मैसेजेस जो भी हो सकते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल रहे और किसी को भी उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिले। अब आजकल की आप लोग जनरेशन है तो प्राइवेसी को अच्छे से समझते हैं, प्राइवेट स्पेस समझते हैं। हमसे पिछली जो जनरेशन थी, लाइक एज हमारे मम्मी पापा, वो लोग प्राइवेसी को इतना नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं पता है ये वर्ड्स क्या होते हैं। मतलब आपने जनरली सुना भी होगा कि मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, मम्मी बोलती है तो अभी नहीं है, फिर बोलते हैं कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ घर पे, तो मम्मी बोलती है 2 दिन बाद तेरे पापा की सैलरी आएगी तब लेके आ जाना जितने रुपए की आती है प्राइवेसी। लेकिन जैसे जैसे अब डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, हर चीज़ में डिजिटाइजेशन है, आपका हेल्थ केयर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, तो जैसे वो बढ़ रहा है उसी के अनुसार हमारी बढ़ रही है रेस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल प्राइवेसी को लेकर के। सबसे पहले अब हम बात करते हैं डिजिटल एथिक्स पर। तो डिजिटल एथिक्स क्या होता है? बेसिकली डिजिटल एथिक्स एक स्टडी है जिसमें आप और हम लोग
रेस्पॉन्सिबली और एथिकली बिहेव करते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपना डिजिटल डेटा, बच सके डिजिटल ब्रीचेज से कि कैसे हमारा डिजिटल डेटा यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कौन कैसे यूज कर रहा है। कहीं ना कहीं हम सब लोग यूजर्स भी हैं, मल्टीपल ऐप्स के, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के। आप भी यूजर्स हैं, मैं भी यूजर्स हूँ। एज एंटरप्रेन्योर मैं डाटा कलेक्ट भी करता हूँ, उसका यूज भी करता हूँ और ऑल्दो मैं यूजर भी हूँ। तो डिजिटल एथिक्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। पॉइंट नंबर 1 कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपना PII, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन को। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। डिजिटल एथिक्स के बारे में हमने बात करी, अब हम बात करते हैं डिजिटल प्राइवेसी के बारे में। देखिए, आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, अभी आप फ्यूचर में जर्नलिस्ट बनेंगे, कोई इन्फ्लुएंसर बनेगा, कोई किसी की ब्रांडिंग मैनेज कर रहा होगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग में वर्क कर रहा होगा। तो आप लोगों के फील्ड में डिजिटल प्राइवेसी को लेके आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है, थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सेगमेंट। लाइक डिजिटल प्राइवेसी को लेकर के जैसे आप थोड़ा अवॉइड करें शेयरिंग करने को लेके, फेक न्यूज़ डिटेक्शंस आप लोगों के सिलेबस में भी होगा। हेडलाइंस को मैनिपुलेट ना करें, फैक्ट चेक करें कुछ भी चीज़ पोस्ट करने से पहले। देखिए, डिजिटाइजेशन तो बढ़ रहा है, AI और IoT का यूजेस भी बढ़ रहा है। IoT शायद आप लोग सभी जानते होंगे। एनीवन नो व्हाट इज IoT? कोई जानता है IoT क्या होता है? आप सभी लोग फिटनेस बैंड का यूज करते होंगे, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट सभी ने देखा होगा, वो सब बेसिकली IoT ही है। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट होम्स आजकल आ रहे हैं, ये सब चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर ही आती हैं। एक IIoT भी होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको बोलते हैं। आई से तो आप लोग सभी अच्छे से अवेयर होंगे ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे बढ़े डाटा ब्रीचेस के केसेस। डाटा लीक होने के बहुत सारे केसेस आप रेगुलरली सुनते रहते होंगे। फेसबुक का डेटा लीक हो जाता है, व्हाट्सएप का डेटा लीक हो जाता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इवन जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो गेम्स है टेक फील्ड के, उनके भी डाटा ब्रीचेस हो जाते हैं। अब हाउ मास मीडिया कैन इम्पैक्ट प्राइवेसी। अब मीडिया कैसे इम्पैक्ट कर सकता है प्राइवेसी को, कैसे वायलेशन हो सकता है डिजिटल प्राइवेसी का। नंबर 1 है पब्लिशिंग अनवेरिफाइड कंटेंट। देखिए, बहुत सारे र्यूमर्स चल जाते हैं, वायरल न्यूज़, फेक न्यूज़ चल जाते हैं। तो अगर हम अनवेरिफाइड कंटेंट को पब्लिश करेंगे तो बेसिकली वो किसी ना किसी डिजिटल प्राइवेसी का हनन तो करेगा। सपोज करिए किसी की भी कोई वायरल न्यूज़ है, हम लोगों ने बिना कुछ उसको फैक्ट चेक किए उसको वायरल कर दिया, उसके बहुत बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है डॉक्सिंग, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को वायरल कर देना। मिसलीडिंग थंबनेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट विदाउट कंसेंट। बहुत सारे फेक एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, बहुत बड़े बड़े साइबर फ्रॉड उनके साथ हो जाते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट को लेकर के, गैम्बलिंग के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो फेक एडवर्टाइजमेंट जो चलते हैं, देखिए चलाने वाले हम लोग होंगे फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं अगर आप काम करते हैं किसी के लिए, तो आपको पर्सनल लेवल पर भी उस चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए कि क्या आप ऐड चला रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, क्या वो सही है या नहीं है। सेकंड पॉइंट, लास्ट फोर्थ पॉइंट, डीप फेक्स एंड AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। डीप फेक्स आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल है कि आप लोगों के 4 फोटो उठाए, 4 आपकी वॉइस के सैंपल उठाए और आपकी एक पूरी वीडियो बन जाती है। इवन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पहचान पाना कि ये रियल है या फेक है। AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा ब्रीचेस के जो रियल लाइफ में थोड़े केसेस हुए हैं उन पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर 1 केस है कैम्ब्रिज फेसबुक स्कैंडल, एक हुआ था 2010 में। तब क्या हुआ, कैम्ब्रिज के एक प्राइवेट कंपनी ने फेसबुक का डाटा कलेक्ट किया और वो डाटा यूज किया गया पॉलिटिकल कैंपेनिंग में। और जो गवर्नमेंट बनी, कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो डाटा ब्रीच हुआ था उसका। व्हाट्सएप का डेटा लीक आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट्सएप पे अक्सर डेटा लीक होता रहता है। देखिए, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में ये तो नहीं कह सकते, लेकिन व्हाट्सएप भले ही एनक्रिप्टेड है लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं, करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम लोगों की मजबूरी है, हम बच नहीं सकते हैं उस चीज़ से, लेकिन हम थोड़ा लिमिट कर सकते हैं।
एंजल वन सिक्योरिटी, आप लोग जो थोड़ा फाइनेंशियल ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते होंगे, एंजल वन एक लीडिंग ब्रोकिंग फर्म है हमारे देश की। AWS आप लोगों ने सुना होगा, अमेजन वेब सर्विस। तो AWS पर इनका सर्वर था और लगभग 10 लाख लोगों का डेटा ब्रीच हुआ था। उन लोगों के क्या फाइनेंशियल्स थे, किस शेयर में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, एक्सेट्रा, उनकी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, डीमैट डिटेल्स, सब डेटा लीक हुआ था। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, उन लोगों का डेटा लीक हुआ 2014 सितंबर में 24 सॉरी। अमेजन एम्प्लॉय, अमेजन एक गैंट कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी, उसके एम्प्लॉय का भी डेटा लीक हो जाता है। तो देखिए, हम लोग फ्री कुछ नहीं है। हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ChatGPT सब यूज़ कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं हमारे लिए फ्री नहीं है। फ्री कुछ नहीं होता है। कोई भी कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट फ्री में नहीं देगी। इनके प्रोडक्ट है हम। आप अक्सर देखिएगा, आपका फ़ोन अगर बंद है तो 24/7 वो आपकी वॉइस को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है। आप बंद फ़ोन के सामने आज बोल दीजिए कि मुझको रेफ्रिजरेटर परचेज करना है या AC परचेज करना है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले 10 मिनट के अंदर आपको फिर रेफ्रिजरेटर और AC के ही ऐड दिखने लगेंगे। आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, तो आपको वही एड्स दिखने लगेंगे जो आपने बोला है। अब गिबली का ट्रेंड बहुत चला था, सब लोगों ने अपनी इमेजेस बना के स्टोरी पे लगाई होगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होगी। कोई है ऐसा जिसने नहीं बनाई थी? चलो कुछ लोग तो हैं मेरे जैसे, मैंने भी नहीं बनाई थी। तो देखिए, जो ChatGPT है बेसिकली AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे हैं। एलोन मस्क अपना ग्रोक लेके आए हैं, अभी जेमिनी है गूगल का। ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, हम लोग अपना डेटा फीड कर रहे हैं, अपनी इमेज दे रहे हैं, या अपना जो भी हम अपना कंटेंट लिखवा रहे हैं, इमेज जनरेट करा रहे हैं, तो ये उसी डेटा को यूज करते हैं। वही इनके लिए बेसिकली रॉ मटेरियल है। एक सेकंड, अर्चना, आपको मैंने एक वीडियो भेजा है, ठीक है सर। इसको जरा अगर चल जाए, इसको प्लीज चल जाए। ठीक है। जी जी, कंटिन्यू करिए। आप जो इससे पहले आपने स्लाइड चलाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें ये था। अभी मैं एक वीडियो चलवा रहा हूँ, इसको जरा डिस्क्राइब करिए बच्चों को। ओके एवरीवन, हम बात कर रहे थे जो ChatGPT लाइक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है कंटेंट क्रिएशन के, इमेज जनरेशन के, लाइक ChatGPT, ग्रोक AI और जेमिनी। तो इन लोगों के लिए रॉ मटेरियल है हम लोग। वी आर द प्रोडक्ट फॉर देम, लाइक व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हमारा हो गया, हम लोग फ्री में यूज करते हैं, लेकिन कंपनियां तो करोड़ों में पैसा कमाती है, और वो कमाती है डेटा को बेच करके। लाइक आप सपोज करिए, अमेजोन एक ई-कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन का डाटा लीक हो जाता है 1 करोड़ यूजर्स का, और मेरी भी एक ई-कॉमर्स कंपनी है, तो वो डेटा मैं खरीद लेता हूँ, वो डार्क वेब पे मिल जाता है या थर्ड पार्टी के थ्रू, भले ही मैं उसको इलीगल वे से मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना बिजनेस चलाना है। साइलेंस। अब 1 करोड़ यूजर्स का डाटा है, मैंने खरीद लिया। 1 करोड़ यूजर्स के ईमेल मेरे पास है, मैं उनको ईमेल्स करता हूँ अपनी प्रमोशन के लिए। सपोज करिए 50 लाख लोग ही कनेक्ट हो पाते हैं, वो लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं मेरी जो पर्सनल ऐप थी ई-कॉमर्स की उस पर, और 10 लाख लोग ही परचेज करते हैं। तो ये फायदा होता है डेटा ब्रीचेस का, ये मिलता है कंपनी को डेटा बेच करके। व्हाट्सएप पे अगर आप रेगुलरली आपके देखिए, आपकी चैट से डिपेंड हो पता चल जाता है कि आप क्या काम करते हैं, किस फील्ड में है, किस चीज़ से आप गुजर रहे हैं। आप फाइनेंस के फील्ड में हैं, आप टीचिंग के फील्ड में हैं, आप हेल्थ केयर के फील्ड में हैं, उसी के रिलेवेंट एड्स आपको दिखते हैं। एल्गोरिथम उसी टाइप से काम करता है। तो जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करें या कोई भी यूज करे, तो एक यूजर प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जनरली को कोई नहीं पढ़ता है, 20-25 पेज की होती है। मुश्किल से 1% लोग पढ़ते हैं जो स्पेशलिस्ट फील्ड में है, तो पढ़ लेते हैं कभी कभी, वरना कोई नहीं पढ़ता है। आप लोगों को एक बार उसको स्टडी करना चाहिए। उसमें स्पेशली मेंशन होता है कि जो आप डेटा दे रहे हैं उस ऐप को या उस वेबसाइट को, उसका कैसे, कहाँ और क्यों यूज किया जाएगा। आप जब कंसेंट देते हैं, अपनी लोकेशन की परमिशन, मोबाइल के माइक्रोफोन की परमिशन, कैमरा की परमिशन देते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर उन चीज़ों को लेकर के रहना चाहिए।
अब आप लोग मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए डिजिटल प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंजिंग कैसे हो जाता है? पॉइंट नंबर 1, डीप फेक्स और एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए डीप फेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो डीप फेक्स के बारे में आप थोड़ा कैसे चेक कर सकते हैं। बेसिकली एआई जनरेटेड या डीप फेक्स जो वीडियो होती है, आप उनको थोड़ा देखेंगे आंखों से तो पलके उस टाइप से नहीं झपकेगी जैसे नॉर्मल आदमी की झपकती है। मूवमेंट्स वो नहीं होगी कि जैसे वो बोल रहा है उसी सेम मूवमेंट में उसके हैंड्स या बॉडी स्ट्रक्चर मूव कर रही है। थोड़े पॉइंट्स है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लाइक एज गूगल रिवर्स इमेज आप लोग जानते होंगे, फैक्ट चेक के लिए यूज किया जाता है। इनविड करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वीडियो को वेरीफाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए फ्यूचर में काम आने वाली चीजें हैं। आई होप आप लोगों ने सीखा भी होगा, इन चीजों का यूज भी किया होगा। पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है कैंसल कल्चर एंड डिजिटल फुटप्रिंट्स। देखिए जब आप मीडिया में क्या होता है, आपने किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी तो आपको हाइड करना होता है उस आदमी का नाम कई बार कि किसका डेटा था। तो इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए आप पीट्रॉन मेल या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। जब आपका लीवर विषाक्त पदार्थों से भर जाता है, यदि आप अपने लीवर को साफ करते हैं तो अब आप 10 गुना तेजी से वजन कम कर सकते हैं। यदि आप अपने लीवर को साफ करते हैं तो आप जल्दी से हमेशा के लिए अपना वजन कम कर सकते हैं। दीपक चोपड़ा ने यह साबित कर दिया है। ये है उनका, देखिएगा, लीवर को साफ करते हैं तो अब आप 10 गुना तेजी से वजन कम कर सकते हैं। यदि आप अपने लीवर को साफ करते हैं तो आप जल्दी से हमेशा के लिए अपना वजन कम कर सकते हैं। दीपक चोपड़ा ने यह साबित कर दिया है। ये है उनका संदेश। यह साधारण घरेलू काढ़ा आपके लीवर को 3 दिन में साफ कर दे। तो पूरी इंडस्ट्री मीडिया की इस चीज से परेशान है। अंजना आप देख ही रहे हैं, आज तक की बड़ी एंकर है। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रजत शर्मा और श्वेता सिंह, इनके वीडियो निकाल के इन्हीं की आवाज में अब रजत शर्मा जो है कोई तेल बेच रहे हैं, कोई पेट साफ करने दवा बेच रहे हैं, और चित्रा त्रिपाठी है कुछ ऐसा कर रही है कि कोई प्रोडक्ट बेच रही है, वो आदिवासी तेल का विज्ञापन कर रही है। तो इस पे मुकदमे हुए पड़े हैं, बहुत सारे मुकदमे, लेकिन देखिए अभी भी ये है मौजूद। तो ये लड़ाई ये कैसे बनता है और ये कितनी बड़ी लड़ाई है और होता क्या है, हो क्या रहा है, इस पर जरा बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी सेलिब्रिटी के लिए। कुमार मंगलम तक का बना हुआ है। और आप जब फेसबुक खोलेंगे, अगर कहीं शेयर बाजार में टच किया, सबसे बड़ा नाम इस समय आप शायद जानते ही होंगे, शेयर बाजार जो भी जानेगा, अनिल सिंघवी जी बिजनेस के हेड। तो उनके फोटो, उनका फोटो लगा के कि अनिल सिंघवी ने बताया खरीदिए ये शेयर, और उनका वीडियो बना दे रहे हैं। घटिया शेयर जो खरीदा, फेक शेयर, अच्छा उसमें जाल में फंसा ले रहे हैं, इस तरह से करके उनका नाम लगाया, उनका वीडियो चला दिया। ये कैसा चैलेंज है, इसके बारे में ठीक है। सर ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है सब लोगों के सामने, और ये बहुत ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आजकल यही है। आप लोग मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, मीडिया जर्नलिज्म के, आप समझ लीजिए दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग वी हैव राइट नाउ। देखिए ये वीडियोस आती हैं डीप फेक्स के अंदर। डीप फेक्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि इंटरनेट की दुनिया में ना सबसे बड़ा झूठ है प्राइवेसी। कड़वा सच है ये, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ही प्राइवेसी है। कोई प्राइवेसी नहीं होती, किसी चीज की नहीं होती। आप 100% रोक नहीं सकते हैं इन चीजों को, जैसे आप क्राइम को नहीं रोक सकते तो पुलिस का कोई काम नहीं बचेगा, उसी तरीके से आप साइबर क्राइम को, डिजिटल प्राइवेसी के जो वायलेशंस हैं इनको नहीं रोक सकते हैं। बस हम थोड़ा कम कर सकते हैं अवेयरनेस से और अपनी सूझबूझ से। कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसको 100% रोक सके, सिर्फ हमारी अवेयरनेस इन चीज़ों को रोक सकती है। देखिए डीप फेक्स तो बन गए आप लोगों के, हमको इंस्टाग्राम भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, हम नहीं रह सकते उन चीज़ों के बिना। अब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से हम कोई भी चीज़ मंगाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो हमको अपना नाम, एड्रेस, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
डेबिट कार्ड की डिटेल्स, सारी चीज़ें ही देनी होगी और देनी कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है। अब हम ऐसे तो रह नहीं सकते हैं कि हम बिल्कुल कोई सोशल मीडिया नहीं ना चलाए, तो फिर डिजिटल युग हमारे किस फायदे का। तो डीप फेक से आप बचे कैसे? सबसे पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी बहुत ही जो पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश ना करें। आप चैट जीपीटी से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस मत करो। प्रोफेशनल लाइफ से आपको हेल्प लेनी है तो लो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस मत करो। चैट जीपीटी को पता नहीं होना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ बहुत केस सेंसिटिव है, नॉर्मल नहीं बची है आज के टाइम में। सेकेंडली, इन वीडियो करके एक प्लेटफॉर्म है, इनविड करके, सॉरी, गूगल रिवर्स इमेज है। वहां से आप इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फेक है या एआई जनरेटेड है या ऑथेंटिक है। ऐसे टूल्स का आप लोग यूज करें तो इन चीजों से बच सकते हैं। दूसरा, हमारी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बन जाती है कि कोई चीज़ वायरल हो रही है, जैसे हमारे पास पीछे से किसी ग्रुप से या जैसे भी आई, हमने तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दिया। देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारी हमें खुद लेनी होगी। हमारे पेरेंट्स हैं, पिछली जनरेशन के हैं, उन लोगों को ये तो पता है कि लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, बैंक अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है, लेकिन कैसे हो रहा है, कैसे बचेंगे, उन लोगों को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बताएं आप लोगों के पास जब भी कोई भी न्यूज आए, आप बेसिकली खुद उसको चेक करें। नॉर्मली गूगल पे सर्च कर ले, विदिन अ मिनट लगती है, उसके बाद ही आके आप लोग फॉरवर्ड करें। वो कोई न्यूज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, पर आप देख रहे हैं किसी के स्टेटस पे या जैसे भी, तो उसको एक जस्ट उसको एक मैसेज करें या कॉल करके आप बताएं कि आप गलत न्यूज को फैला रहे हैं, इसको मत फैलाओ प्लीज, इसको डिलीट करो। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। हाँ, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रेगुलेशंस है। आईटी एक्ट करके है, अमेंडमेंट हुआ है अभी इसमें। तो ये डेटा ब्रीचेज जो होती है, आईटी कंपनियां जो वर्क करती है, वो सभी साइबर क्राइम्स जो आते हैं आईटी एक्ट के अंदर ही आते हैं। सब चीज़ों के लिए अलग अलग सजा के प्रावधान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। डीपीडीपी एक्ट एक अभी आया था 2023 में। जीडीपीआर यूरोप में चलता है, सीसीपीए कैलिफोर्निया का है। डीपीडीपी है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ आपका पर्सनल डाटा जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है। डीपीडीपी जैसे हमारी, सपोज करिए आप आईटी कंपनी है, तो हम लोग को इस एक्ट के अंदर हम लोग आते हैं। डीपीडीपी की कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना ही होगा। अगर हम आप यूजर से कोई डाटा ले रहे हैं तो उसका कंसेंट ले, कैसे हम उस डेटा का यूज कर रहे हैं, तो हर कंपनी को वो रेगुलेशन फॉलो करना ही होता है। अगर कंपनी फॉलो नहीं करती है तो उस पर फिर पेनल्टीज लगाई जाती है, केसेस चलते हैं। जीडीपीआर यूरोप में चलता है। जीडीपीआर है जनरल डिजिटल प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और सीसीपीए है कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी जर्नलिज्म को लेके अपने कुछ पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डिजिटल सेफ्टी टिप्स के बारे में। देखिए, प्रॉब्लम है, हम सभी को पता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, अब थोड़ा उस पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है यूज स्ट्रॉन्ग डिजिटल हाइजीन। आप स्ट्रॉन्ग डिजिटल हाइजीन का यूज करें। इस केसेस में क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, आपका किसी भी ऐप पर या वेबसाइट पर आपका अगर अकाउंट है तो 2FA आप हमेशा एक्टिवेट करके रखिए, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पॉइंट नंबर 2, जो आपकी जीमेल का पासवर्ड होता है वो आपके किसी और प्लेटफॉर्म का पासवर्ड नहीं होना चाहिए। लाइक एज आपके पासवर्ड डिफरेंट होने चाहिए, टाइम टू टाइम आपको चेंज करने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जीमेल का जो पासवर्ड है, देखिए जीमेल बहुत क्रूशियल पॉइंट है आपके स्मार्टफोन के लिए। अगर आपकी जीमेल का एक्सेस है मेरे पास, तो समझिए आपके पूरे फोन का एक्सेस मेरे पास है, और आपके पूरे फोन का एक्सेस मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी पूरी पर्सनल लाइफ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि फोन में ही सब इंपॉर्टेंट डाटा फोन में ही है। फोन अगर आपका किसी के पास है तो आप किसी भी लेवल तक किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो आपकी जीमेल का जो पासवर्ड हो वो किसी और प्लेटफॉर्म का पासवर्ड ना हो। डिजिटल हाइजीन में इन कुछ सेफ्टी टिप्स का आप ध्यान रखिए। सेकेंडली, देखिए, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन मांगता है आपकी लोकेशन की।
3 पॉइंट्स आप लोगों ने जनरली देखे होंगे, डू नॉट अलाउ, अलाउ व्हाइल यूजिंग दिस ऐप और अलाउ ऑल द टाइम। ठीक है, तो अगर उस चीज़ को आपको हमेशा यूज़ नहीं करना है, तो 24 घंटे आप उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो आप अलाउ व्हाइल यूजिंग दिस ऐप को ही हमेशा टिक करें। जब आप उस ऐप का यूज़ करेंगे तभी उन चीज़ों को एक्सेस, आप सपोज करिए स्नैपचैट, मोस्टली आप लोग सभी यूज़ करते होंगे। स्नैपचैट जैसे ही आप चलाते हैं तो आपके कैमरे का एक्सेस उसके पास जाएगा, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस उसके पास जाएगा और आपके लोकेशन का एक्सेस भी उसके पास जाएगा। तो अगर आपने उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग की हुई है कि अलाउ ऑल द टाइम, तो वो हमेशा आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है, हमेशा उसका कैमरा फोटोज ले रहा है, वो आपको नहीं दिखेगी लेकिन बहुत माइक्रो साइजेस में स्टोर होती रहती है, डेटाबेस में जा रही है कंपनी। माइक्रोफोन से आपके आसपास की रिकॉर्डिंग्स हमेशा रिकॉर्ड्स हो रही है और उनका यूज़ किया जाता है। तो आप व्हाइल यूजिंग दिस ऐप को ही हमेशा टिक करें। सेकंड पॉइंट, बी केयरफुल व्हाट यू शेयर। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि जो भी चीज़ आप लोग शेयर करते हैं उसको लेके थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को बरतनी होगी। ऑलवेज वेरीफाई बिफोर यू पोस्ट और फॉरवर्ड। कोई भी चीज़ आप वेरीफाई करें या फॉरवर्ड करें, एक अपना एक स्टैंडर्ड रखिए कि हाँ, मैं जो भी चीज़ शेयर करूँगा वो ऑथेंटिक होगी, फेक तो नहीं होगी। आप अपने लेवल से उन चीज़ों को वेरीफाई करिए, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज है, टूल्स भी पता है, सब पता है। इनफैक्ट जो एक नॉर्मल कॉमन पर्सन है उससे ज़्यादा आप मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जानकारी होगी। आप प्रोटेक्ट करिए अपने सोर्स को और अपने कंटेंट को। अगर आपका कोई कंटेंट है, फॉर एग्जांपल फैकल्टीज के लिए मैं बताऊं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, सपोज करिए क्वेश्चन पेपर पीडीएफ आपने बनाई है, तो आप उस पीडीएफ को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए। बहुत सारे वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है जहाँ से आप नॉर्मल उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। आपकी एक्सेल या वर्ड की फाइल है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए उन चीज़ों को। बी अवेयर ऑफ व्हाट परमिशंस यू गिव। जो भी परमिशंस आप दे रहे हैं, मैंने आपको लोकेशन की परमिशन के बारे में बताया, तो उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा अवेयर रहिए कि आप किस ऐप को क्या परमिशन देते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एक केस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लोन ऐप्स को लेके जो फ्रॉड हुए हैं हमारे देश में। अभी कुछ महीनों पहले ही गवर्नमेंट ने लगभग 30 ऐप्स बैन की थी जो चाइना से ऑपरेट होती थी, चाइना और कोलंबिया से ऑपरेट होती थी। ये ऐप्स कैसे काम करती थी, और आप यकीन करोगे कि इन ऐप्स के जो 80% जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ वो स्टूडेंट्स थे। कैसे, ये आप देखिए, स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों के खर्चे ज़्यादा होते हैं, शौक ज़्यादा होते हैं, पैसे कम होते हैं, तो हम लोगों को और पैसे चाहिए होते हैं। ये ऐप कैसे काम करती थी कि हम आपको पर्सनल लोन देंगे 2000, 5000, 10,000। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता था कि ये हमें लोन दे रहे हैं। आपने अपनी डिटेल्स दी, आधार, पैन वगैरह सब दिया और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। अब वो लोग उन पे इंटरेस्ट लगाते थे 50% का। सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपए लिए तो आपको 4 महीने तक 5-5 हज़ार रुपए देने। जैसे ही आपने वो ऐप इंस्टॉल किया, आपने एक्सेस ले लिया आपके कॉन्टैक्ट्स का, आपकी गैलरी का, आपके सारे फोटोज का, जो भी कॉन्टैक्ट्स है आपके, उसमें आप चैट्स करते हैं, मैसेजेस का, सबका एक्सेस उनके पास चला गया। बेहद साफ शब्दों में कहूँ तो आपके फोन में जो भी है सब चीज वो लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपकी गैलरी का एक एक फोटो, आपकी चैट का एक एक मैसेज, आपके फोन की एक एक इंस्टॉल्ड ऐप, आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी, कब क्या खाया, एवरीथिंग, सब चीज का एक्सेस उन लोगों के पास था। तो जब बच्चे पैसे नहीं दे पाए कि 5,000 के आप लोगों को 25,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो फिर वो करने लगे ब्लैकमेलिंग कि हम आपके पापा को फोन करेंगे, आपके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, ये आपका फोटो है, आपका पर्सनल प्राइवेट फोटो है, आपके दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके घर वालों को भेज देंगे। तो बहुत बच्चों ने सुसाइड भी किया, ट्रैप में फंस गए, कुछ ने पैसे भी दिए। अगर थोड़ी सी सावधानी बरत ली होती जब आप उस चीज को एक्सेस दे रहे थे, या थोड़ा सा समझ लिया होता कि ये ऐप क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर उसकी रेटिंग्स पढ़ ली होती, शायद बच सकते थे उन चीजों से। थोड़ी सी सावधानी आपको एक बड़ी दुर्घटना से बचा सकती है। प्राइवेसी सिर्फ हैकर्स और जर्नलिस्ट के लिए ही नहीं है, ये हम लोगों की एक डेली रूटीन है, एक डेली हाइजीन है। जैसे ब्रश करना, नहाना हम लोगों का एक डेली रूटीन है, उसी टाइप से डिजिटल हाइजीन को भी आपको डेली रूटीन में अपने लेके आना ही हो। रोल ऑफ इथिकल डिजिटल जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट रोल है इथिकल डिजिटल का। इथिकल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसी भी चीज का एक ऑथेंटिक और जेन्युइन यूज करना। इथिकल हैकर, नॉन इथिकल हैकर आप लोगों ने सुने होंगे। हाँ, बेसिकली जैसे एक बॉडीगार्ड होता है,
बॉडीगार्ड का काम है किसी आदमी को प्रोटेक्ट करना, एक और है उसका काम है किसी को मार देना। मतलब अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है, पावर है, स्किल है, तो दोनों यूज हो सकते हैं। एक जगह हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक जगह उसको मिसयूज करके किसी को मार भी सकते हैं। सेम टाइप से चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। अगर आप एथिकली बिहेव करते हैं तो आप देखिए कंपनियां भी एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं। बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करना है अपना डेटा, अपने रिसोर्सेज या अपनी इंफॉर्मेशंस को, तो उस चीज़ से बचने के लिए उनको हैकर्स चाहिए, एक फायरवॉल सिस्टम उनको बनाना है। सेकेंडली नॉन एथिकल हैकर्स है, उनका काम है कि कंपनियों के डेटा को हैक करना, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, उसको बेच देना। तो वही है कि बंदूक से बचने के लिए आपको भी अपने पास बंदूक रखनी पड़ेगी। बेहद सिंपल भाषा में। तो जर्नलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है? पॉइंट नंबर 1 है बी द वॉइस ऑफ ट्रूथ, नॉट ए फोन फॉर वायरल न्यूज। आप वायरल न्यूज को बढ़ावा या उनको आग चिंगारी देने के लिए मत बनो। थोड़ा जो सच है उसको आप लोग समझे, उसी को पोस्ट करें, उसी को आगे बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी है, एथिकली आप उसका यूज करें, वो एआई हो, आपके कोई भी टूल्स हो या रिपोर्टिंग हो, किसी की भी फेक इमेजेस आप जनरेट ना करें, या मतलब एथिकल वे में ही आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। एआई है, देखिए एआई वही है, दो धारी तलवार है, आप अच्छे से यूज कर लीजिए तो अच्छी है, गलत तरीके से यूज करेंगे तो बहुत गलत भी, आपको एक बहुत बड़ी ट्रबल में भी डाल सकता है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Hello sir, my name is Rehan and I am BJMC first year student. मेरा क्वेश्चन सर रिलेटेड AI से ही है कि जैसे ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में रहता ही है कि सच पे ऐसा है कि AI हम सबकी जॉब्स को खा रहा है या फिर छीन रहा है हमसे, ऐसा है रियल लाइफ में? ये मेरा देखिए आपकी बात कहीं ना कहीं सच है, AI जॉब्स को खा रहा है, ठीक है, लेकिन 100% सबकी जॉब्स खा जाएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि AI को बनाने वाले भी हम ह्यूमंस ही हैं, उसको ऑपरेट करने वाले भाई। आज ChatGPT अगर है तो उसके यूजर्स तो हम ही हुए ना, हम ही चलाएंगे। जॉब्स तो देखो खा रहा है थोड़ी, ये सच है, इसको नहीं नकार सकते हैं। क्या ही हम लोगों की जॉब्स को थोड़ा खा जाएगा, लेकिन 100% तो नहीं जाएगा। ह्यूमन की नीड्स हमेशा रहेगी। टेक्नोलॉजी है, हम ही ने बनाई है, अपने लिए ही बनाई है। सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आपने अभी अपनी स्लाइड में दिखाया था हाउ मास मीडिया इम्पैक्ट प्राइवेसी, उसमें आपने एक पॉइंट बताया था डॉक्सिंग, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? देखिए डॉक्सिंग में मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली डॉक्सिंग में आता है साइबर बुलिंग। आप किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जो भी उसका पर्सनल फाइनेंशियल डाटा हो गया या उसका बिहेवियर डाटा हो गया, आप उसको बिना उसकी कंसेंट के वायरल कर देते हैं, उसी को भी ये डॉक्सिंग बोलते हैं। तो ये सर ये सब चीज़ें जो है लीगल होती है या फिर नहीं, बिल्कुल इलीगल है। ओके सर, थैंक यू। एनीवन? सर डिफरेंस क्या है सर प्राइवेसी और सिक्योरिटी? देखिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी बेसिकली आप समझ लीजिए एक ही हाथ की दो उंगलियां हैं, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। प्राइवेसी में हम ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन के हमको राइट भी मिला है आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू प्राइवेसी, कि हम जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक एज आपका नाम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ आपकी, आपके फोटोज, आपकी मैसेजेस, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आपका विजन है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना वो हमारा अधिकार है, वो प्राइवेसी के अंडर आता है। और सिक्योरिटी है बेसिकली एक फायरवॉल जिससे कि आप हैकर से बच सके, आपके जो एक्सेस डेटा है उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, उन चीज़ों से आप बचे, तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे आपने डीप फेक्स का जिक्र करा कि हाँ ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, पर जो लोग डीप फेक्स कर रहे हैं वो तो खैर है ही, पर वो कहीं ना कहीं से उठा रहे हैं, कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, यूट्यूब से, गूगल इमेजेस से, कहीं से भी उठा रहे हैं। पर जैसे कि आजकल के यूथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबकी आईडीज़ लगभग पब्लिक है, किसी की प्राइवेट है, तो ये सिक्योर है कि हम अपनी पोस्ट अपलोड करें, या आपने कहा कि कोई से भी प्लेटफॉर्म ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा सिक्योर है कि नहीं, हमारी वहाँ से भी तो डीप फेक्स बन सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए डीप फेक्स बिल्कुल बन सकती है,
हाँ, छोटी सी एक बात मैं आपको बताऊं, रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के डर से हम रोड पे चलना बंद नहीं कर सकते। हमको रोड पे चलना ही पड़ेगा, एक्सीडेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसी टाइप से ये भी है, देखिए आपको सोशल मीडिया भी चलानी पड़ेगी, अपने फोटोज भी डालने पड़ेंगे, वीडियोज भी डालनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, बेसिक तो ये है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने कोई डिफेक्ट बनाया है, वो वायरल हुआ है, आप उसको रिपोर्ट करिए साइबर क्राइम पे, ठीक है। वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पर आप उसकी कंप्लेन करिए, वो लोग एक्शन लेंगे तो वो डिलीट होगा। जो अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है और आपको कोई डिफेक्ट बन जाता है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको लेके वायरल की जा रही है, तो जो आपके फॉलोअर्स हैं, आप जेन्युइनली उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो मिसलीडिंग मेरे नाम से हो रहा है, वहाँ से बचिए। देखिए, सॉल्यूशन एट द एंड है अवेयरनेस। अवेयरनेस ही सॉल्यूशन है। 100% रेगुलेट कोई नहीं कर सकता है, या 100% उन पे कंट्रोल ले आए, बिल्कुल बंद कर दे, वो पॉसिबल ही नहीं है। अवेयरनेस ही एट द एंड सॉल्यूशन है। क्योंकि गवर्नमेंट में सोल्यूशन ये बनाया था कि पहले क्या होता था कि हम फेसेस को स्वैप कर सकते थे और वो बन जाता था, पर अब सोल्यूशन उनकी तरफ से ये है कि अब आप किसी का भी फेस है वो नहीं लगा सकते अगर वो उनके कंसेंट के बिना है। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें आ जाती है इसमें हमारे डिजिटल प्राइवेसी में, कि किसी भी कंसेंट के बिना आप किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते। आप यूज़ करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जैसे ChatGPT इंडिया में काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल एक गिबली का ट्रेंड चला था और काफ़ी सारी रील भी ऐसे आ रही थी कि आपने अपनी सारी इमेजेस दे दी, अब वो AI ट्रेंड होगा और आपकी फ़ोटोज़ अनएथिकल या एथिकल जगह पे यूज़ हो सकते हैं। क्या ये बुरा है? नहीं, देखिए बुरा तो नहीं है। मैंने अभी बताया कि उन कंपनियों के लिए तो रो डेटा हम है, वो डेटा हमसे ही कलेक्ट करेगी, हमारे ही फेस को स्टडी करेगी, जो हम सर्चेस कर रहे हैं वही स्टडी करेगी और वहीं से वो लोग ट्रेंड होते हैं। देखिए, आप फोटो अपनी डालिए या जनरेट करिए, गिबली, बारबी, जो भी ट्रेंड करिए, लेकिन पर्सनल फोटो से आप बचिए। जितना आप बच सकते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से, उतना बचिए। मैंने आपको बताया कि भले ही ChatGPT के पास आपका फोटो हो, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर ChatGPT को पता नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। यस प्लीज। देखिए, डार्क वेब डेटा को हैक नहीं करता। बेसिकली डार्क वेब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हैक डेटा मिलता है, मतलब इलीगल वेबसाइट है। चोर बाजार आप जैसे बोलते हैं ना, तो डिजिटल दुनिया का चोर बाजार है डार्क वेब। जो चोरी की चीजें हैं, चोरी से डेटा चुराया गया है, वो सब आप वहाँ आपको मिलेगा। लोग खरीदते भी हैं, उनका यूज भी करते हैं। ये सब काम डार्क वेब पर होता है। डार्क वेब किसी को हैक नहीं करता, हैकर्स होते हैं जो वहाँ ऑपरेट करते हैं। कभी-कभी हम कंटेंट लिखने के लिए AI का यूज करते हैं। बिल्कुल। ब्लॉगिंग के लिए हम कभी-कभी AI का यूज करते हैं। आपको क्या लगता है ये AI जो है किस हद तक ब्लॉगिंग के लिए सही है? देखिए, AI काफ़ी हद तक सही है, लेकिन 100% सही मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप कोई भी देखिए, AI बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, नॉलेज नहीं। इंटरनेट आपको सिर्फ जानकारी दे सकता है, नॉलेज नहीं दे सकता है। हाँ, नॉलेज आप जब प्रॉपर वे में पढ़ाई करेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, नॉलेज आपको वहीं से मिलेगी। आप ब्लॉग लिखने में AI आपकी मदद कर सकता है। लाइक वो आपको बता सकता है कि आप अपने ब्लॉग में 5 पॉइंट्स रखिए। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, किस बारे में बात करेंगे वो बताइए, फिर उसके क्या प्रॉब्लम्स है वो बताइए, सॉल्यूशन बताइए, कंक्लूजन बताइए। वो आपको पॉइंट्स बता सकता है कि आप इन पॉइंट्स पे आप बात करिए, तो बेहतर होगा आप कम से कम उस चीज़ का यूज़ करें। देखिए, आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ के, आपका पर्सनल जो खुद की क्यूरियोसिटी है वो फिर काम ही नहीं करेगी। तो खुद के दिमाग को भी कहीं ना कहीं जिंदा रखिए। सर, मेरा ना एक क्वेश्चन है कि जैसे AI की बात हो रही है, तो सर बहुत से इंसिडेंट हुए, लाइक वीडियोस वायरल हुई है कि 2 AI आपस में बात करने लग जाते हैं, तो सर उससे इंसानियत को क्या कोई खतरा पहुंच सकता है? सर, दो AI आपस में बात करने लग जाते हैं, मैं समझ नहीं पाया आपको। सर लाइक जिबर लिंक मोड होता है जिसमें सर एक AI दूसरे AI से बात करता है, सर कोड लैंग्वेज में वो बात करता है, तो उससे सर लाइक ह्यूमैनिटी को सर कोई खतरा पहुंच सकता है? सर आपको ओपिनियन जाना सर। देखिए, हाँ, खतरा तो पहुंच सकता है। तो बेसिक आपको ओपिनियन है कि मतलब खतरा है? हाँ, बिल्कुल खतरा है।
बट सर इसका कुछ फायदा या कुछ लाइक आप लोग देखिए, अगर आप पॉजिटिव वे में यूज करते हैं तो अच्छा है। आप सपोज करिए एक वीडियो आप बनाते हैं, आपने 2 AI जनरेटेड कैरेक्टर बनाए, वो डिस्कस कर रहे हैं अच्छी चीज़ों को लेकर, ठीक है। सपोज करिए वो शेयर मार्केट, सर ने बताया बहुत ट्रेंडिंग में भी है, इनफैक्ट हमारा तो फिनटेक उसी चीज़ में काम करता है, जस्टिफाई जो है। हाँ, शेयर मार्केटिंग को है तो आपने 2 डमी कैरेक्टर बनाए, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली न्यूज़ आ रही है उन पर, तो अच्छा है। लेकिन अगर उसी के जरिए आप कोई फेक न्यूज़ वायरल कर दे रहे हैं तो फिर वो गलत भी है उसका यूज़ करना। बट सर लाइक जब 2 AI आपस में बात करें तो हमारी इसमें सर इन्वॉल्वमेंट ही क्या हुई? लाइक एक मतलब सर मान लो हमने एक AI को ऐसे लगाया या एक AI को ऐसे लगाया, तो हमारी इसमें तो इन्वॉल्वमेंट घटी गई, क्योंकि वो तो अपने आपस में बात कर रहे हैं और हमें तो उनकी बात ही नहीं समझ पा रहे थे। आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उनको उसी अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट दीजिए, आपकी जो प्रीफर्ड लैंग्वेज है वो उसमें बात नहीं। आपको अगर वो आपस में बात कर रहे हैं तो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? मान लो सर लाइक कोई वॉर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वॉर के रिगार्डिंग। हाँ, तो सर लाइक हमने उनको दे दिया कि हमने बस AI को ओपिनियन जानना है इसके, तो उनकी ओपिनियन मतलब तो उसमें सर वो क्या रिलेट कर सकते कि वो हमें इफेक्ट करने लग जाए बाद में कि आपको ओपिनियन जानना है, थोड़ा तो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप सर सहमत हो कि AI है सर, डेंजर है? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, AI डेंजर है। बट फिर सर आप उस पर रिलाई भी करते हो सर? बिल्कुल। अगर हमारा अकाउंट हैक हो जाए तो उसके बाद क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हम वापस आगे एक्सेस हो जाए, जो हैकर जिसने अकाउंट हैक किया है उसके बाद हमारे अकाउंट का एक्सेस नहीं मिल सकता? हाँ, कौन सा अकाउंट आपका हैक हो जाए? कोई भी सर, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, कोई भी ऐसा अकाउंट हो जो हैक हो जाए, तो क्या चीज़ें करें जिससे वापस हमारे पास आ जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप रखिए सावधानी, दुर्घटना से पहले दुर्घटना से सावधानी भली। सावधानी में आप क्या रखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप हमेशा ऑन रखिए, ठीक है। रिकवरी ईमेल उसमें ऐड करके रखिए। सेकंड, एक सोर्स कोड आते हैं, आप डिटेल में जाएंगे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है, आपकी जीमेल हो, सोर्स कोड वहाँ से डाउनलोड होते हैं। अगर कुछ भी ना हुआ, आप पासवर्ड सेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने आपका सपोज करें इंस्टाग्राम हैक करके पासवर्ड चेंज कर दिया, आपकी ईमेल, मोबाइल नंबर सब चेंज कर दिया, तो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तब आपकी हेल्प कर सकते हैं सोर्स कोड। एक सिंगल सोर्स कोड से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो वो सोर्स कोड आप डाउनलोड करके रखिए। हाँ, सोर्स कोड बेसिकली एक कोड होता है 8 डिजिट का, 5 डिजिट्स का, 10 डिजिट्स का, अल्फाबेट और न्यूमेरिक उसमें होते हैं। वे सोर्स कोड आप डाउनलोड करके रखिए अपने हमेशा अपने पास, उनको रखिएगा। और उनको भी आप डिजिटली फॉर्म में ना रखिए, लाइक आपके फ़ोन में उनका फोटो है या ड्राइव पे कहीं अपलोड है, पेपर पे उनको लिख के रखिए, ताकि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आप उनका यूज़ कर सकें। सर, बॉब थॉमस जो थे वो साइबर सिक्योरिटी के जनक हैं। उन्होंने 1971 में क्रीपर नामक एक वायरस बनाया था। उस टाइम हमें साइबर सुरक्षा से बचाव के लिए। आज 2025 चल रहा है, क्या ऐसा कोई वायरस है जिससे हम अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए बचाव कर सकते हैं? देखिए, वायरस तो नए बनते रहते हैं, मतलब जो तरीके हैकिंग के लिए यूज़ किए जाते थे 2024 में, वो आज पुराने हो गए। सिक्योरिटी बढ़ती जाती है तो हैकर्स नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो जैसा ही कोई वायरस आएगा उसी के अकॉर्डिंग एंटीवायरस बना। नहीं, जैसे 1971 में क्रीपर था, आज 2025 चल रहा है, तो क्या कोई ऐसा उसका तोड़ है या फिर कोई ऐसा वायरस है जिससे हम अपनी साइबर सिक्योरिटी का बचाव कर सकते हैं? 1971 में बॉब थॉमस ने वायरस बना दिया था जिससे हम अपनी सिक्योरिटी को बचा सकते थे। आज 2025 चल रहा है, क्या कोई ऐसा वायरस है जिससे हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को बचा सकते हैं? वायरस हमारी सिक्योरिटी को नहीं, इन द सेंस या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अपनी साइबर सिक्योरिटी, अभी आपने बताया कि अपनी फोटोज अपलोड करने से पहले हमें बारीकी से देखना चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ से हम अपनी सिक्योरिटी को बचा सकते हैं? क्योंकि ये 1971 में आ चुका था, क्रीपर नाम का एक वेबसाइट था, एक वायरस था, तो आज भी तो कुछ आया होगा सर, डेली कुछ ना कुछ बदलाव होता है, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ आया होगा। देखिए, 8% तो अभी कोई मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म का अपना एक पॉइंट है इन चीज़ों को लेकर के, आपकी प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। तो हर प्लेटफॉर्म की जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उन्हीं को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा क्वेश्चन है कि आज के टाइम में हर रोज़ नए नए बंदे साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं। अगर किसी के साथ कोई शिकार होता है साइबर फ्रॉड का, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, उसके लीगल स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। सपोज करिए आपके साथ कोई फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कैसे, कब कहाँ हो गए। सबसे पहले आप एक पॉइंट ध्यान में रखिए
सबसे पहले अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप सबको तुरंत ब्लॉक करिए। अपने यूपीआई के पिन चेंज करिए। सेकंड पॉइंट, आप साइबर क्राइम पोर्टल है इंडियन गवर्नमेंट का, वहाँ जा करके आप रिपोर्ट करिए। 1930 का नंबर भी है, वहाँ जाके आप कंप्लेन करिए। सबसे पहले तो जो भी है कि अपने पासवर्ड आप लोगों ने चेंज कर लिए, जीमेल का पासवर्ड चेंज कर लिया, यूपीआई पिन आप लोगों ने अपने चेंज कर लिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड को आप तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। वहाँ पे उसकी कंप्लेन करिए। जिस ऐप के जरिए आपके साथ जैसे भी फ्रॉड हुआ है वो सब डिटेल्स उनके साथ शेयर करिए, तो वो लोग फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो फुल्ली आपके जो पैसे कटे हैं वो कहीं ना कहीं वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको बहुत तत्परता, बिल्कुल एक्टिवली इन चीज़ों पे काम करना होगा। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप विदिन 24 आवर्स उस चीज़ की कंप्लेन कर देंगे। सर जैसे में कि अभी मेरे साथ रिसेंटली केस हुआ था, जिसने मुझे कोई पुलिस वाला बंदा था रोहतक से, उसने मुझे अपना आईडी कार्ड भेजा है और अपना स्टेशन का पूरा वीडियो भेजा है, उसके साथ एक FIR कॉपी भेजी है। और इसमें सर यकीन करने वाली बात यह है कि इसमें मेरा एड्रेस और मेरी फैमिली डिटेल्स पूरी एक्यूरेट है। तो इस टाइप के फ्रॉड से कैसे हम अपने आप को बचाएं? कि अगर ऐसे फ्रॉड्स बहुत चले हैं कि लोग पुलिस वाले बन के आपको कॉल करते हैं कि ये आपके नाम से ड्रग्स हमें यहाँ पे मिली है, आपका आधार कार्ड मिला है, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स चले हैं ट्रेंडिंग में। इनफैक्ट ये भी फ्रॉड्स चले हैं कि रेप केस में आपको फंसाया जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक केस बताऊँ, मथुरा का एक केस है। एक औरत थी, उसके पास कॉल आता है उसकी बेटी को लेकर के। उसकी बेटी बाहर पढ़ती थी कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे यहाँ सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, घबरा जाती है। उसका लड़का होता है, वो उनसे बात करता है, उनसे डील करता है, अपनी माँ को कन्विंस करता है कि ये कुछ नहीं था, एक साइबर फ्रॉड का केस था। कन्विंस कर देता है, उसकी माँ से उसकी बच्ची की बात भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इस कदर घबरा जाती है कि 2 दिन बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड आप लोगों के साथ हुए तो पैसा तो रिकवर किया जा सकता है, दोबारा भी कमाया जा सकता है, लेकिन जान किसी की दोबारा से नहीं आ सकती है। तो आप अपने मम्मी पापा को भी कन्विंस करिए कि ऐसा कोई कॉल आपके पास आता है तो आप लोग पहले हमसे वेरीफाई करिए। क्योंकि देखिए, जब आदमी पे प्रॉब्लम आती है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। किसी के पास फोन आएगा कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे यहाँ पकड़ा गया है, तो इतनी कॉमन सेंस रह जाती है इंसान के अंदर कि वो अपने बच्चे से फ़ोन करके पूछ लेगी तो कहाँ पे, उनको पैसे भेज देगा, उनके चक्कर में फंस जाता है। तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिए। ऐसा कुछ भी सीन होता है, देखिए आपके पास कॉल आता है कि आपका एक पार्सल आया था, ड्रग्स इसमें मिली है, आपका आधार कार्ड लिंक है और हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो 1 मिनट के अंदर तो पुलिस आपके घर से आपको उठा के नहीं ले जाएगी। तो जब आपने नहीं किया है, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखिए, पेशेंस के साथ सोचिए और तब आप कोई एक्शन लीजिए।